हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जो केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात हुई थी। और या जो एक कॉन्सेप्ट चलता है कि वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड और नॉट, और क्या केशवानंद भारती से लेके या शंकरी प्रसाद से लेके और मिनरल्स केस तक क्या घटना घटित हुई, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड तो हो सकते हैं लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर सकते। तो सबसे पहला केस, दो केस हुए थे, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मैं दो चीज़ डिस्कस करूंगा आपको। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, देखो आप सबसे पहले समझो कि आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्राइज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स छीन सके या उनके फंडामेंटल राइट ब्रीच कर सकता है, और ये रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 में। और अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता भी है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, बाई वे ऑफ जुडिशरी वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि क्योंकि हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 368 दिया हुआ है, आर्टिकल 368 अलाउ करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इसे बोलते हैं आर्टिकल 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर हम देखेंगे आर्टिकल 107, आर्टिकल 107 लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है। आर्टिकल 107 जब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाती है तो कैसे लॉ बनाती है कि वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कोई बिल करेगी, फिर उसको राज्यसभा में पास कराएगी, फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगी, लोकसभा में पास करेगी, मतलब दोनों हाउस में जब एक बिल पास हो जाएगा फिर उस पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे। तो जब ऐसा कोई भी लॉ बना रही है, जैसे अगर सपोज करो अभी पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हालांकि, या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, तो इसे बोल रहे हैं पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। लेकिन पार्लियामेंट हमेशा जब भी लॉ बनाएगा तो इसका प्रोसीजर दिया कहाँ हुआ है, वो आर्टिकल 368 में नहीं दिया हुआ, वो आर्टिकल 107 में दिया हुआ है उसका प्रोसीजर। तो अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से अलग होती है। तो लॉ मेकिंग पावर कहाँ दी हुई है, वो दी हुई है आर्टिकल 107 में। लेकिन फिर 368 किस चीज़ की बात कर रहा है, आर्टिकल 368 बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं अभी तक, देखोगे 105 समथिंग अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अभी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ था, एनजेएस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम से लेकर अमेंडमेंट हुआ था, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ था। तो बहुत सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम बेसिकली कोई आर्टिकल या तो ऐड कर रहे होते हैं या उसको डिलीट कर रहे होते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, एक आर्टिकल 21A है जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम फेरबदल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर दोनों है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था, और लेकिन अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता कि जो हम आज बना रहे हैं हमेशा चलता रहेगा 1000 साल तक। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की ज़रूरत पड़ती रहेगी टाइम बाय टाइम। उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत फेरबदल कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। लेकिन जब हम कोई नया लॉ बनाते हैं, जैसे हमने बनाया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, या फिर हम बात करते हैं हमने बनाया पोस्को एक्ट हमने बनाया है, या फिर हम बात करते हैं अभी जो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद एक केस बनाया था कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स राइट फ्रॉम ऑन डाइवोर्स समथिंग करके 2019 की एक एक्ट है। तो जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है तो वो 368 के प्रोसीजर यूज नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ मेकिंग पावर, ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो दिया हुआ है वो तो आर्टिकल 107 में दिया हुआ है। अब आप कैसे लॉ बनाओगे, आर्टिकल 107 में दिया हुआ है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो 368 में दिया हुआ। अब शंकरी प्रसाद जजमेंट पे आते हैं। दो तरह की मैंने पावर आपको बताई है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो 368 में होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव पावर। अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, लॉ मेकिंग पावर, वो होता है 107 में। अब आते हैं हम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोल दिया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोल दिया कि जो आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 है ना, वो ये बोलता है कि स्टेट शैल नॉट मेक्स एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा
जो फंडामेंटल राइट ब्रीच करता हो, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 की रेस्ट्रिक्शन, वो 107 पे लगती है लेजिस्लेटिव पावर पे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे नहीं लगती। ये किसने बोला? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोल दिया। और बोल दिया गया कि जब पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रही है और अगर वो फंडामेंटल राइट ब्रीच कर रही है, वो कोई फंडामेंटल राइट स्टेक्स अवे अबराइज कर रही है कोई भी, तो उस पर आर्टिकल 13(2) की रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। पार्लियामेंट ऐसा भी लॉ बना सकती है जिसमें वो फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दी है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोल दिया था और बोला था कि दो तरह की पावर होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, एक होती है लेजिस्लेटिव पावर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर आर्टिकल 368 में दी हुई है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं 107 में लेजिस्लेटिव पावर है, तो आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 की जो रेस्ट्रिक्शन है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा विच इज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर पे लगती है, मतलब आर्टिकल 107 पे लगती है। और अगर आर्टिकल 368 में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो उस पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। ये शंकरी प्रसाद वर्सेस सज्जन सिंह केस में बोल दिया था। और बोल दिया था इवन फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड और इवन फंडामेंटल राइट कैन बी ब्रीच्ड। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास स्पेसिफिक पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो उसको पावर दी है कि पार्लियामेंट कैसा भी लॉ बना सकता है। ये शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह 2 केस हुए थे, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पहले की डिसीजन था उसको पलट दिया। उसने बोल दिया कि चाहे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज कर रही है 368 की, चाहे लेजिस्लेटिव पावर यूज कर रही है आर्टिकल 107 की, वो फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं कर सकती। फिर बोल रहा हूं, गोलकनाथ वाले केस में बोल दिया चाहे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज कर रही है, चाहे लेजिस्लेटिव पावर यूज कर रही है, वो फंडामेंटल राइट अमेंड ही नहीं कर सकती। गोलकनाथ में तो ये बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 की रेस्ट्रिक्शंस हैं कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद होता क्या है कि जब ऐसा पार्लियामेंट बोल देता, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस में एक बात और बोल दी थी कि जो आर्टिकल 368 है ना, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसीजर की बात कर रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर की बात करें 248 में, इसी के अगेंस्ट में पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट करती है गोलकनाथ के अगेंस्ट में। जब 24th अमेंडमेंट करती है तो पार्लियामेंट एक क्लोज ऐड कर देती है कि आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 के प्रोविजन 368 पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब पार्लियामेंट के पास अभी भी पावर है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है और ऐसे भी फंडामेंट चेंज कर सकती है। इवन फंडामेंटल राइट्स टेक्स अवे और एब्राइज जो पावर है ना, बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट ब्रीच भी कर सकती है। ये 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने फिर से बोल दिया। और बेसिकली जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जजमेंट दी हुई थी ना, उसको इन्होंने दबा दिया। उसको दबाने के बाद इन्होंने बोल दिया कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो असेंबली है ना, उसने स्पेसिफिक पावर पार्लियामेंट को दी हुई है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, एवं फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। अभी क्या हुआ, 24th अमेंडमेंट के अगेंस्ट में एक जजमेंट आती है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। याद रखना, ये जो 24th अमेंडमेंट था इसके अगेंस्ट में ही जजमेंट आई थी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जो गोलकनाथ वाला केस है, गोलकनाथ वाले केस को उलट दिया, क्योंकि गोलकनाथ वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। केशवानंद भारती वाले केस में बोल दिया कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं, लेकिन आप फंडामेंटल राइट अमेंड करते हुए बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं करोगे। और जैसे कि आप सबको पता है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट जजेस बेंच थी इसमें, और जब लार्जेस्ट जजेस बेंच थी तो उस दौरान क्या हुआ था कि बेसिकली 13 जजेस की बेंच थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो गोलकनाथ की रूलिंग है ना कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है। फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकते हैं, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड करते हुए क्या नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर सकते। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि अच्छा बताओ फिर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एवरीथिंग विच इज नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नहीं दी, लेकिन बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर आप अमेंड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आपके पास पावर है, आप फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो, और 368 में भी आपके पास पावर है, फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट कर सकते हो। केशवानंद भारती कैसे बोल दिया, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर सकते। आप बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आप अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद को हटा दोगे तो बिल्डिंग अपने आप गिर जाएगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर आप सोशलिज्म खत्म कर दो, आप सेकुलरिज्म खत्म कर दो, आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म कर दो, अगर आप रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म कर दो, या फिर अगर आप जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, अगर ये चीजें खत्म कर दो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना किस लिए? रूल ऑफ लॉ के बेस पे बना है।
इक्वालिटी के बेस पे बना है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बेस पे बना है। अगर हम इन सब चीज़ों को खत्म करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे राइट टू इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म इस सबको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी प्रिंसिपल आप हटा रहे हो तो बेसिकली आप बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर रहे हो। तो आप फंडामेंटल राइट को आपको अमेंड करना है, करो, आपकी मर्जी, आपके पास पावर है, आप करो। लेकिन स्टिल 13(2) की रेस्ट्रिक्शन तो आर्टिकल 368 पे भी लगेगी और उसमें भी आप बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर पाओगे। तो जो केशवानंद भारती वाले केस में सारी बहस खत्म हो गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट पार्लियामेंट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे अगर आप देखोगे इसके बाद क्या होता है, अब इस केशवानंद भारती व स्टेट ऑफ केरला के बाद 42nd अमेंडमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दो क्लोज ऐड कर दी जाती हैं, दो क्लोज ऐड कर दी जाती हैं। एक तो आर्टिकल 368 में 4th और 5th क्लोज ऐड कर दी जाती है कि जो 368 का जो अमेंडमेंट है उसको वो कभी भी कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं होगा इस पे। दूसरा 368 के अमेंडमेंट से 368 के अमेंडमेंट में आर्टिकल 13(2) के रिस्ट्रिक्शन नहीं एप्लीकेबल होगी। तो 42nd अमेंडमेंट होता है। इसी के बाद 42nd अमेंडमेंट के बाद एक और जजमेंट आती है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो दो बात बोल दी गई थी ना कि 368 को हम कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते, 368 के अमेंडमेंट को हम कोर्ट में जाके क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते सर, 368 में जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो गए। और क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से यही वर्ड हो गया था कि भैया आप कुछ भी करो, कोर्ट आपको कुछ बोल ही नहीं सकता। ये 42nd अमेंडमेंट के बाद क्लोज ऐड कर दी गई। इसके अगेंस्ट में अब क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आ गया। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि केशवानंद भारती वाला केस जो है ना उसी को मानो आप। ये जो आप नहीं ऐड कर रहे हो ना क्लोज कि अब हम कोई भी अमेंडमेंट करेंगे उसको आप कोर्ट में क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते और उस पर आर्टिकल 13(2) की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होंगी, ये गलत है। और जो केशवानंद भारती केस है ना उसको ही रिवाइव करके चलो, उसी को मान के चलो। तो मिनर्वा मिल्स केस को में 42nd अमेंडमेंट के अगेंस्ट में मिनर्वा मिल्स केस आया था। अब मुद्दा ये आता है कि एक हमारे एक शेड्यूल है जिसे बोलते हैं शेड्यूल 9। तो अगर आप पढ़ोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल दिए हुए हैं, 12th शेड्यूल की बात करें हम, तो जब आप 9th शेड्यूल पढ़ोगे तो 9th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है और उसे 9th शेड्यूल में डाल देता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ छोटी सी स्टोरी कि जब देखो अगर मोंटेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी की बात करें तो मोंटेस्क्यू ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो कोई भी किसी के काम में अनरीजनेबल इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट का मानना ये था कि हम कोई भी काम करते हैं, जुडिशरी अगर उसका हर काम का जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा और हर काम की जुडिशियल रिव्यू के हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो तो पार्लियामेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। अगर हमारे हर काम का जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। जब 9th शेड्यूल ऐड हुआ तो अभी 9th शेड्यूल में क्या है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के 9th शेड्यूल में डाल देती है ना तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती जुडिशरी उसका, ये बोल दिया गया। लेकिन एक केस आया था, अब 2007 में एक केस आया है IR कोहिलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। IR कोहिलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बोल दिया कि भैया हम ये बात तो मान के चल रहे हैं कि आप कोई लॉ अगर 9th शेड्यूल में डाल रहे हो तो जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन वो जो प्रोसीजर है जिससे आपने उस लॉ को बनाया है उस प्रोसीजर को तो हम चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर को टच करोगे तो अल्टीमेटली चाहे आप उसको 9th शेड्यूल में डाल लो चाहे आप कुछ भी कर लो उसका जुडिशियल रिव्यू तो होके रहेगा। ये किस में बोल दिया, IR कोहिलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। तो सिंपल सी बात है कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एक पूरी की पूरी की स्टोरी का क्रक्स मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, लेकिन स्टिल आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 जब आप पढ़ोगे कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्राइज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो रेस्ट्रिक्शन लगती रहेंगी अभी भी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि बेसिक स्ट्रक्चर तो पार्लियामेंट या कोई भी टच कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर टच करेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना वही खत्म हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं हो सकता। अब मुद्दा आता है सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी हुई थी। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोल सकते हैं सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी। इवन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप केस पढ़ोगे तो उसमें तो बोल दिया कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, उसमें बोल दिया जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो एवरीथिंग विच इज नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप पूरी की पूरी कहानी का सार बताता हूँ। यहाँ हमेशा दो चीज़ का आपको केस एनालिसिस आएगा। केस एनालिसिस आएगा गोलकनाथ और
केशवानंद भारती का। गोलकनाथ में बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। 368 में फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती वाला केस आता है, उसमें बोल देता है कि 24th अमेंडमेंट जो है वो सही है, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, बट पार्लियामेंट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर, कैन नॉट डिस्ट्रॉय और अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अल्टीमेटली गोलकनाथ वाले केस और 24th अमेंडमेंट के बाद एक केस आता है जिसे बोलते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लार्जेस्ट जजेस बेंच बैठी थी, उसमें 13 जज की बेंच बैठी थी। वो बोल देते हैं कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, और आज तक भी वो एप्लीकेबल होता है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसी को फिर 42nd अमेंडमेंट में पार्लियामेंट चेंज करना चाहती है केशवानंद भारती केस को। लेकिन क्या होता है जब वो चेंज करती है थोड़ा बहुत कि भैया केशवानंद भारती ने तो फिर से हमारी पावर रिस्ट्रिक्ट कर दी पार्लियामेंट की, तो उसी के अगेंस्ट में अब क्या होता है कि मिनरवा मिल्स केस आ जाता है। तो केशवानंद भारती केस के बाद अगर उसकी जो पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा केस आया था, कौन सा अमेंडमेंट आया था, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में फिर से जुडिशरी की पावर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई और आर्टिकल 13(2) की पावर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये 42nd अमेंडमेंट है उसके अगेंस्ट में एक केस आया था जिसे बोलते हैं मिनरवा मिल्स केस। मिनरवा मिल्स केस में फिर से जो केशवानंद भारती वाली सिचुएशन थी उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइव कर दिया और आज तक वही चली आ रही है। मुद्दा ये आया था कि 9th शेड्यूल का मुद्दा आता है। 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ डाल देती है पार्लियामेंट बना के तो उसमें उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाएगी और 9th शेड्यूल में डाल देगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, इवन इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, इवन इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु बोल दिया कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है और बेशक उसे 9th शेड्यूल में डाल दे, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को टच कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। तो वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। रोज़ मैं ऐसी एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, आज से स्टार्ट करिए। जो भी आपको टॉपिक लगता है, मेरा एक ग्रुप है या मेरा पर्सनल नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, उस पर आप डाल सकते हो। मैं उसी पे कोई भी किसी भी टॉपिक पे, चाहे आपको CPC, CRPC, BNSS जिसे बोलते हैं, BNS बोलते हैं, BSA बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट TPA, SRA लिमिटेशन, या फिर कोई भी जितने भी लॉ इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।